नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीपी एडुकेयर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर आपके साथ आरओ और एआरओ के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये एक प्री प्लान बैच हम लोगों ने डिजाइन किया है। बदले हुए पैटर्न के आधार पर आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस दुविधा से कैसे बचा जाए। कबीरदास की इन पंक्तियों के साथ इशार इशार को गह रहे थोथा दे उड़ा है। जिस दिन हम छोड़ना सीख जाते हैं उस दिन हमें पढ़ना आ जाता है। तो ये बड़ी दुविधा रहती है कि क्या ऐसा पढ़ा जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करे। इससे पहले के जो पेपर है उसमें आपने देखा होगा प्रश्न में क्वेश्चन बेसिक कम आते थे, फैक्ट्स वाइज होते थे, हम आसानी से प्रीवियस के प्रश्नों के आधार पर निकाल लेते थे। लेकिन पिछला पेपर जो आपने देखा इसका मॉडल वैसे ही है जैसे यूपीएससी का पैटर्न है, या जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं उसमें प्रश्नों की जैसी प्रकृति पूछी जाती है, क्योंकि वहां पर जड़ों में पानी डालने वाली बात हो जाती है। तो अब वक्त आ गया है कि हम चीजें कॉन्सेप्ट को समझें और उनके बीच का जो अंतर संबंध है, सबसे बड़ी बात है वो समझें। उसी के आधार पर प्रश्न चाहे कथन कहां से आए, चाहे ये पूछा जाए निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं, या सीरीज वाइज आए या सिक्वेंस वाइज आए, हम आसानी से उनके आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि अगर जड़ें तैयार हैं, समझ है, तो कुछ भी कैसे पूछे आप बता सकते हैं। तो इसी के आधार पर ज्योग्राफी की एक क्लास मैंने ली थी, बताया था कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो अब पूछे जा सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि उसमें दिशा और दशा का खेल है। तो पढ़ते समय ये ध्यान रखना होगा कि इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सिलेबस हमारा वही रहेगा। चाहे एटमॉस्फेयर हम पढ़ें चाहे हाइड्रोस्फीयर पढ़ें, क्वेश्चन पूछने का जो मीनू होगा कैसा होगा। हमने उसमें आपको इशारा किया था, अगर माउंटेन सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे तो हमें उसी तरीके से सीक्वेंस आना होगा। चाहे हिमालय की लेयर हो, चाहे वो सतपुड़ा की श्रृंखला हो, राजपीपला, महादेव, मैकाले, चाहे वो पश्चिमी घाट पर्वत के दर्रे हो, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिंकोटा। तो ऐसे सारे टॉपिक जिसमें संभावनाएं बनती हैं, दर्रे आ जाए, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर हिमालय के दर्रों का सही क्रम बताएं। तो ये तो हो गया उसमें। तो हर टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर की डिजाइन करें। और अभी चूंकि ये इंट्रो क्लास है, हर सब्जेक्ट का एक परिचय आपसे हो जाए, क्या सिलेबस है थोड़ा सा ये जान लें, पढ़ना क्या है ये जान लें, और क्या होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। क्योंकि 599 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है उनके लिए जो वास्तव में गंभीर है। तो चीजों को आगे बढ़ाएं जिससे लोगों को अधिक से अधिक इसका फायदा मिले। तो आज बात करते हैं संविधान की। कॉन्स्टिट्यूशन एक विधिक व्यवस्था जो देश के सिस्टम को चलाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात यह कि इसमें वही चीजें हैं जो परिवार में होती हैं। जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं और फैमिली में जो घर के मुखिया होते हैं, जो घर को चलाते हैं, उनकी स्थिति केंद्र जैसी है, और जितने भी स्टेट्स हैं वो बच्चों जैसे होते हैं। तो हम मान सकते हैं कि भारत में एक मजबूत केंद्र है और राज्य, इनके बीच में पिता और पुत्र का संबंध है। ठीक, तो हमारा संविधान अलग से नहीं बना, राज्य केंद्र की शेडो में छाया है। परिवार में आप केंद्र के सिस्टम को समझेंगे तो केंद्र हो चाहे राज्य, दोनों ही 3 खंभों पर टिके हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसका डिटेल हम करेंगे थोड़ी देर में। वो संस्था जो कानून बनाती है, कानून को लागू करती है हमारी संस्थाएं, हमारा सिस्टम। न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, तटस्थ है। यही तीनों पिलर राज्य में भी होते हैं। परिवार बड़ा हो चाहे छोटा, जैसे पिताजी का शासन होगा बच्चों का शासन होगा, बच्चे कितने भी हों पिता हमेशा एक रहता है, डीएनए सबका एक जैसा होता है। तो सिंपल सी बात है, मोदी जी हो चाहे योगी जी, इन दोनों में संविधान के अनुसार देखा जाए पिता पुत्र का संबंध है। इसीलिए बस अंतर है, जिसको हम केंद्र में संसद कहते हैं उसी को राज्य में विधान मंडल कहते हैं। संसद के 2 हाउस हैं तो राज्य के भी 2 हाउस हैं। तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सब जबरदस्त कोरिलेशन है। बाकी विषयों में तो है ही, मैंने बताया था हर विषय का एक कोरिलेशन है। संविधान की भी खास बात है कि ये विषय इतिहास से शुरू होता है। इतिहास से हम अपने प्रशासन को समझते हैं। ये अगर हिस्ट्री है तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इन दोनों के बीच में
इतिहास, जैसे कल पिछली क्लास में आपने ज्योग्राफी को समझा था कि ज्योग्राफी के दो छोर हैं, एक छोर पर साइंस है, एक छोर पर इकोनॉमिक्स है। इतिहास जो हमारा बीत गया सो बात गई, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे ब्रिटिश प्रशासन हो, देश को मैनेज करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए, चाहे अंग्रेजों ने बनाए हो, चाहे चाणक्य की पॉलिसी हो मौर्य काल की, उस समय देश को चलाने के लिए जो भी हमारा विधिक व्यवस्था थी वो इतिहास में मिलता है। इतिहास के आधार पर ही हम उस प्रशासन को लागू करते हैं। तो दोनों जब मिलते हैं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार होती है। इसलिए इतिहास और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं जो साथ साथ चलते हैं। जिस दौर का जो इतिहास होगा उस दौर का अपना प्रशासन होगा, हर विषय में इंटरलेशन होता है, यहां भी है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट केंद्र के समान होते हैं। तो आप अगर केंद्र की समझ रखते हैं, न्यायपालिका की समझ रखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और उसकी संरचना के बारे में जानकारी है, तो राज्य में उच्च न्यायालय, उसकी शक्तियां, उसकी संरचना को समझना आसान हो जाए। आप अगर राष्ट्रपति के कार्य संरचना को समझते हैं, उसके वर्क प्रोफाइल को समझते हैं, तो राज्यपाल को समझना बहुत आसान हो जाता है। आप महान न्यायवादी को समझें तो राज्य का महाधिवक्ता तो उसका छोटा भाई है, क्योंकि दोनों की कंडीशन एक जैसी है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में एक सीरीज है जो सेंट्रल स्टेट की है और जो हर विषय में होती है, लेकिन इसमें से थोड़ी ज्यादा है। तो इसी तरीके से प्रश्नों का चयन आपको करना है। तो शुरुआत करते हैं इस विषय में, और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले विषय का छोटा सा परिचय हम आपसे करा दें और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। संविधान 3 खंभों पर टिका है। संविधान अगर एक बिल्डिंग है तो उसके 3 पिलर हैं। संविधान अगर एक प्लांट है तो उसकी 3 जड़ें हैं। बिल्कुल वैसे जैसे ज्योग्राफी के 4 पिलर थे, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। संविधान की इमारत भी इन 3 खंभों पर टिकी। और खास बात है कि इन तीनों में जबरदस्त रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखिए, इनमें कुछ इस तरीके का रिलेशन है कि विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में काफी क्लोज रिलेशन है। यहां पर हम साथ साथ हैं। और न्यायपालिका इन दोनों से अलग है, तटस्थ है, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, सेपरेट है, उसकी इंडिपेंडेंसी है। और यहां हम 7-8 हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। सबसे अच्छी बात है कि भारत एक पार्लियामेंट्री व्यवस्था वाला देश है। भारत में संसदीय व्यवस्था है। और इस व्यवस्था का मतलब क्या है? अब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनेंगे कि इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री कंट्री या इंडिया में हम संसदीय व्यवस्था को पाते हैं। क्या इसकी विशेषताएं? संसदीय व्यवस्था की खास बात यह होती है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जबरदस्त कोरिलेशन होता है। एक जैसे घर होता है तो घर में किचन भी होता है। जो घर के मालिक होते हैं वही किचन में खाना बनाते हैं, बनवाते हैं, और फिर काम निपटने के बाद किचन की लाइट बंद करते हैं, अपने घर में अपना काम चलाते हैं। संसद भी हमारे लिए किचन टाइप की है। संसद एक रसोई घर के समान है। जो हमारी सरकारें हैं देश को चलाती हैं, वो देश के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाती हैं, बिल बांट की। और संसद का जब सत्र शुरू होता है, देश के लिए अच्छे अच्छे कानून बनते हैं, अप्लाई होते हैं, उनको लागू करती है हमारी सरकारें। हर समय संसद ओपन नहीं होती, हर समय किचन भी ओपन नहीं होता। इमरजेंसी अगर है तो अध्यादेश के थ्रू संसद की बैठक हम करा लेते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में एक निकट संबंध है, एक क्लोज रिलेशन है। संसद में 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी आप जानते हैं। राज्यसभा जो परमानेंट हाउस है, लोकसभा जो टेम्परेरी हाउस है। इसी लोकसभा के आधार पर चुनाव होते हैं केंद्र में। हमारी एक सरकार बनती है जो हमारे प्रमुख, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका दोनों का जो प्रमुख होगा या होंगे, कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा सम्मान देना चाहिए, वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति, राज्य में गवर्नर, दोनों को एक साथ लेके चले। क्योंकि देश का एक मुखिया होता है, परिवार का भी मुखिया होता है, जिनके नाम से घर चलता है।
तो भारत का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलेगा, लेकिन राष्ट्रपति का काम कैसे चलेगा? तो एंशिएंट से लेकर के आज तक एक राजा होता था, उसकी एक कैबिनेट होती थी, उसका एक प्रधानमंत्री होता था। चैनल बदल गया लेकिन पिक्चर वही है, लेबर बदल गया लेकिन फ्लेवर वही है। आज भी भारत में राष्ट्रपति उसी सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं। उनकी मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो कहां से आएगी, उसके लिए लोकसभा के इलेक्शन होंगे, राज्य में विधानसभा के इलेक्शन होंगे। इनसे हमारे जन प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाएंगे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दिल्ली में अभी हाल ही में चुनाव हुए, आपने देखा भी होगा। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के द्वारा एक केंद्र में मंत्रिपरिषद बनती है, उसका एक प्रमुख होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जो आज हमारे मोदी जी। पूरा कैबिनेट और पीएम मिलकर के केंद्र सिस्टम को मैनेज करते हैं। तो कह सकते हैं विधायिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति। लेकिन जब लोकसभा होगी, और लोकसभा यहां है, सरकार यहां बनती है, हर सांसद एवरी एमपी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। सामूहिक रूप से पूरी की पूरी कैबिनेट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक सरकार है। वो 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की हो सकती है, 13 महीने की भी हो सकती है, और पूरा 5 साल जैसे मोदी जी ने पूरा किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकसभा, सरकार और संसद दोनों के बीच का जो कदम ताल है वो काम करता है। इमरजेंसी यदि लागू होनी हो 352, तो संसद के द्वारा 1 माह के अंदर उसकी स्वीकृति हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय प्रबंधन से नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा। 42वें संविधान संशोधन में टैग लगा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, गाड़ी अगर है, विधायिका उसके 2 पहिए हैं, और इन्हीं दोनों से हमारा प्रशासन आगे बढ़ता है। इसलिए दोनों में निकट संबंध है। इस संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण है। पीएम के पास वास्तविक शक्तियां हैं, उसके कैबिनेट के पास, राष्ट्रपति के पास औपचारिक शक्ति है। ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ज्यादा समय हम ना आप क्लास करेंगे ना अपना, बस विषय का एक इंट्रोडक्शन देकर के हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड हम टॉपिक शुरू करते हैं। न्यायपालिका तटस्थ है, निष्पक्ष है, वो एक पर्दे के पीछे, उसका काम है सरकार के कार्यों की अवेयरनेस करना, देखरेख करना। अच्छा है तो अच्छी बात, खराब है तो क्यों हुआ। तो इस आधार पर भारत में एक संसदीय व्यवस्था काम करती है। एक और खास बात है कि ये तीनों जो पिलर है वो सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है। अंतर केवल इतना होता है, जो केंद्र में है उनके टाइटल अलग हो जाते हैं, राज्य में अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से इनमें एक अंतर संबंध बनता है। जैसे देखिए, केंद्र और राज्य, इन दोनों के बीच में ये 3 इसके आधार है। विधायिका कार्यपालिका के बीच में साथ साथ संबंध है। अंतर केवल इतना है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव सिस्टम, जिसको हम केंद्र में पार्लियामेंट कहते हैं, इसके 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। और विधान मंडल के भी 2 हाउस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में बोले तो विधान परिषद और विधानसभा, और यहां कह सकते हैं अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। ये है, तभी ये है। इन्हीं से हमारा कार्यपालिका का सिस्टम बनता है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में कॉमन है। और कैबिनेट जो उनका है वो लोकसभा विधानसभा के द्वारा होता है, और उनके जो प्रमुख होते हैं वो केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी। तो इस आधार पर प्रशासन की बुनावट की गई, और न्यायपालिका जो केंद्र में है और उसकी छाया राज्य में। तो इस तरीके से इनके बीच में एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, एक साथ साथ भी है और साथ साथ रहते हुए 7-8 भी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की पृथकता की बात करता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका में सेपरेशन होना चाहिए। वो सेपरेशन इस संसदीय व्यवस्था में हमें दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर इनके बीच के जो अंतर संबंध है वो हमें पता होना चाहिए।
बाकी रही बात कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो संरचना है उसको जब हम अगर देखते हैं तो हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल है, स्तर है, वो हमें 3 तरीके से पता चलता है। केंद्र यानी संघीय, स्टेट राज्य, और निचले स्तर पर स्थानीय सुशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे जैसे हम केंद्र की ओर अभिमुख होते जाते हैं, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, केंद्रीकरण। हम केंद्र की ओर अभिमुख हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण ऑफ पावर। तो भारत में प्रशासन के 3 स्तर मिलते हैं, और तीनों ही स्तर पर मजे की बात यह है, तीनों ही लेवल पर वाई पीपल एंड फॉर पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन 5 साल मिलते हैं हमारे प्रतिनिधियों को, गांव के प्रधान को, ब्लॉक के प्रमुख को, नगर के मेयर को, टाउन एरिया के चेयरमैन को, राज्य में सीएम को, उनकी कैबिनेट को, और केंद्र में पीएम को और उनकी कैबिनेट को। अच्छे दिन आ गए तो अच्छी बात, नहीं तो करारा जवाब मिलेगा। ये है डेमोक्रेसी, जहां एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात होती है। और चूंकि संविधान में इतना जबरदस्त कोरिलेशन है, तो सिंपल सी बात है, प्रश्न भी वैसे ही आएंगे। तो अभी तक हम परंपरागत तरीके से पढ़ते आए, लेकिन अब थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें सीक्वेंस का बहुत बड़ा खेल है। इसके अलावा जो बेसिक जानकारी है वो भी आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको हिंट में बता देता हूं, और इन्हीं सारे प्रश्नों पर हमारी अगली क्लास होगी, और सीरियस तरीके से इस पर काम करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू तैयार करेंगे, और जो भी मैटर पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब ज्ञानी हैं। बस जो आपकी डस्ट है वो हट जाए, समय रहते वो चीजें पता चल जाए जो आपको पता है लेकिन और जानना बाकी है। तो कुछ अपने भी अनुभव है वो भी आप अगर इसमें जोड़ देंगे, तो अपनी मेहनत करेंगे, तो युक्ति हमारी, परिश्रम आपका। आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट, इस सिद्धांत पर अगर चलेंगे तो क्या क्या इसमें काम करना होगा। जैसे ज्योग्राफी के सेक्शन में हमने कल आपको बताया था, पिछले क्लास में, कल मतलब पिछला क्लास, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें और बनाने हैं, तो उसी आधार पर हम काम करेंगे। अगर हम बात कॉन्स्टिट्यूशन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन या तो टेबल सिस्टम से आते हैं, या मैचिंग से आते हैं, या सीक्वेंस से आते हैं, पूछा कैसे भी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग हैं, जो अनुसूची है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, ये इसका जो बेसिक पार्ट है, इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और उसका कहीं ना कहीं असर होगा। कैसे देखिए, हम मान के कितने पार्ट हैं और उनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं कि आपको आना चाहिए। इससे पहला फायदा, जो क्वेश्चन बेसिक आते हैं, 2-4 क्वेश्चन बेसिक आते हैं, पिछले पेपर में आपने देखे, और इससे अलावा और जगह भी आते हैं। जैसे ऑप्शन आ जाए भाग 15, 17, 18, 20, और इधर इनके सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, विषय, और कहा जाए सम्मिलित करो, कूट मिलाओ। ये एक ट्रेडिशनल पेपर है जो आसानी से हम कर लेते हैं, हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, ये भी हो जाएगा। लेकिन अब इसी से देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप सब जानते हैं, ऑप्शन में मैंने दे दिया फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग,
इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, और एनएलसी हिंदी में लिख देते हैं राजभाषा आयोग, नेशनल लैंग्वेज कमीशन। समझाने के लिए थोड़ा हमने इसको शॉर्ट में लिखा है, लेकिन फाइनेंस वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और राजभाषा आयोग, सब सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। मेरा प्रश्न है, जैसे प्रश्न बन सकते हैं, आपको भी वैसे ही पेपर मेकर बनना पड़ेगा, संभावनाओं को टटोलना पड़ेगा। इन प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं को संविधान में इनकी स्थिति के आधार पर द कंडीशन सिचुएशन इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट सीक्वेंस एक सही क्रम में व्यवस्थित करें और आपका समय शुरू होगा तब। आप केबीसी स्टाइल से ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं, 4 3 2 1, 1 2 3 4, बाकी आप अपना बना लें। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें ये ना पता हो कि संविधान में किस भाग के कितने विषय हैं। और वैसे बहुत सरल है, तो हर तरीके से पूछे जाएंगे। अब इसमें है क्या, आप सब जानते हैं, वित्त आयोग संविधान का पार्ट 12 आर्टिकल 280, लोक सेवा आयोग संविधान का पार्ट 14, इलेक्शन कमीशन संविधान का लेसन 15, और लोक सेवा आयोग राजभाषा आयोग भाग 17 आर्टिकल 344। तो अब आपको गिनती आनी चाहिए, 12 14 15 17, यानी आंसर भी सही होगा ऐसे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका वो हो सकता है जो भी पेपर में हुआ, ऑप्शन नहीं देंगे, वो ऑप्शन में ही इसको इस तरीके से बना देंगे, जैसे मान लीजिए कौन सा सुमेलित है, कौन सा ऑप्शन सही है, उन्होंने लिख दिया सही क्रम वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, इसको इतना ही शॉर्ट में लिखेंगे हम, इलेक्शन यानी निर्वाचन, और यहां पर लिख देंगे राजभाषा आयोग। इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे ABCD, और आपको तो इन संवैधानिक संस्थाओं की संविधान में स्थिति का सही विकल्प देना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इतिहास में गुप्त प्रशासन में भुक्ति विषय बी थी राम, वैसे कई ऑप्शन बन सकते हैं। अगली बार आ सकता है आपका साम्राज्य, बलनाडु, नाडु, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये भी हो सकता। तो ये इसके लिए जरूरी है हमें संविधान के जितने भी बेसिक पार्ट हैं, उनके भाग हैं, उनके विषय हैं, वो जहन में होने चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि बच्चा हल्के में लेता है, अरे ये तो नहीं आएगा, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। संविधान और मॉडर्न हिस्ट्री, ये दो ऐसे सेक्शन है जो जीएस में हमेशा कोर टॉपिक में रहे हैं। एक बार कायदे से इनको समझ लें तो कहीं प्रश्न से ना मिले, यहां से आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, साइंस है, बहुत ब्रॉड कैनवस में इनको रखा गया। तो संविधान की खास बात यह है कि इसकी एक फिक्स दुनिया है, लेकिन अभी टुली पिच है। सेंटर के साथ राज्य काम करते, राज्य के साथ पंचायत, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, परिवार में पोता भी है, पिता भी है, बाबा भी है, बाबा का संबंध पिता के साथ, पिता का संबंध बेटे के साथ, बेटे का पोते के साथ। तो किसी एक को समझ लो, सब समझ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट की समझ थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो जो चीजें याद रखने वाली है, आर्टिकल कौन कौन से होंगे, किसका कौन सा विषय है, तो उसमें जो चीजें पूछी जाती है उन्हीं को फोकस करें। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मौलिक अधिकार क्या है, ये पढ़ाना है। मौलिक अधिकार में क्या ऐसा है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें अलग अलग है। फंडामेंटल राइट्स तो उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ाना नहीं है, बस केवल जो दिया है उसमें ज्ञान रूपी तेल और बढ़ा देना है, इसी को और प्रज्वलित हो।
इसी तरीके से अनुसूचियां हैं जो शेड्यूल हमारी हैं 12, 4 ऐड की गई, 8 पहले से ही थी। तो 4 ऐड हुई, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट है, इनका संशोधन, ईयर और इनका विषय पूछा जाता है। तो 4 ही ऑप्शन होते हैं ABCD, और 4 ही अनुसूची है, 9, 10, 11, 12, और 4 ही अमेंडमेंट है, पहला 52, 73, 74। तो ये ध्यान रखें। और जब अनुसूची में जाते हैं तो 6 अनुसूची इंपॉर्टेंट हो जाती है, 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं वो अलग अलग अमेंडमेंट में जोड़ी हैं। तो लेटेस्ट में कौन है कौन नहीं है, ये चूंकि कंफ्यूजन देता है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन बना करके आपको फंसाया जाता है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, तो इसमें कौन है कौन नहीं, 4 ऑप्शन है, तो 4 में से कोई एक हट जाएगी। तो जो लेटेस्ट चेंजेस हुआ वो ये हुआ। ऐसे ही छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं जो विशेष राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में। 4 और राज्य पूर्वोत्तर के, भाई टोटल 8 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, 7 बहनें हैं, 1 भाई है, सिक्किम जो बंगाल से अलग हुआ। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को निकालने के बाद क्या बचता है, जो बचते हैं, जैसे मणिपुर बचता है, आंध्र प्रदेश बचता है, सिक्किम बचता है। तो ये वो राज्य हैं जो छठी अनुसूची में जिनका कोई डिटेल नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए, इन सबसे ना उलझते हुए हमें बस असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बाद के जो स्टेट हैं वो छठी अनुसूची से बाहर करने। तो 4 राज्य हैं, 4 राज्य नहीं है। तो आप तो उससे खेलने के लिए एग्जामिनर ऐसे कुछ बना देगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य छठी सूची में शामिल है, तो हमें पता होना चाहिए कौन है कौन नहीं है। तो ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन घाव करे गंभीर। इस तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, 4 रिसोर्सेज दिए जाएंगे, मैचिंग से क्वेश्चन आएंगे, और फिर किस रिसोर्सेज का संबंध किस कंट्री से और किस कंट्री से कितने कितने रिसोर्सेज दिए गए। अगर इसी से क्वेश्चन बनाया जाए तो अभी तक बेसिक चीजें हमें पता ही है, लेकिन अब जो नया ट्रेंड चला है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे स्रोत हैं जो आयरलैंड के संविधान से शामिल नहीं माने जाते। तो ऑप्शन 4 रिसोर्सेज दे देंगे, जैसे राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, है ना, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन तीनों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथे में उन्होंने दे दिया मौलिक अधिकार या न्यायपालिका। तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 में नीचे वाला हटा देंगे, ऊपर के तीनों रहेंगे, या आप इसको डायरेक्ट बना देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्रोत है तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ये हो सकता है। ऐसे अमेरिका के साथ है, अमेरिका के संविधान में मैचिंग में तो हम कर ही लेंगे। अमेरिका के संविधान की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, जहां न्याय है वहां अमेरिका है, जहां संघ है वहां कनाडा है, और जहां संसद है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां ब्रिटेन है। मतलब इतने से ही सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो जहां न्याय है वहां अमेरिका है, जहां मौलिक अधिकार है वहां अमेरिका है। तो इस आधार पर अमेरिका से भी बहुत कुछ लिया, तो स्रोत से भी कुछ नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हीं नए प्रश्नों पर नजर रहेगी, जैसे कुछ ऐसा हो जो आपको दिख नहीं रहा हो लेकिन हमें दिख रहा हो, क्योंकि अनुभव बोलता है। सिंपल बात है कि कोच में उस खिलाड़ी में थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है, क्योंकि वो थोड़ा खेला खाया होता है। अच्छी भी बालें खेली, खराब भी खेली, तो उस अनुभव ने उसको एक कोच बना दिया जो खिलाड़ी को वही बताएगा जो उसने फेस किया, जो सही है और गलत। वो विवेक आप एग्जाम देते थे सीखेंगे, हम पढ़ाते पढ़ाते सीख गए। हम का मतलब कोई भी जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए विद्वान बनने से अच्छा है प्रतियोगी बने और वो पढ़ें जो एग्जाम के ट्रेंड में आता है। जो समय के अनुसार रणनीति नहीं बदलते हैं वो पीछे वैसे हो जाते हैं, जैसे आज आप अगर पीसीओ की दुकान खोल लें तो बहुत मुश्किल में कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, क्योंकि कोई आज लैंडलाइन यूज नहीं करता, सबके मोबाइल में काल की व्यवस्था है, 5G की स्पीड से चल रहे हैं। तो समय के अनुसार आज पीसीओ आउट ऑफ फैशन हो गया। तो वक्त नहीं कि अब हम पोस्टकार्ड से अपनी बात को लेटर के माध्यम से कहें। हमारे पास सोशल साइट्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है,
तो सिंपल सी बात है, समय के अनुसार हमें भी परिवर्तन करने होते हैं अपने तरीकों में। बदलाव जरूरी है, चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर। इन्हीं सारी बातों को मुझे आपको बताना था कि प्रश्नों का प्रारूप क्या रहेगा, क्रम क्या रहेगा, बाकी जितने भी मेन टॉपिक हैं उनके बीच का रिलेशन, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स से हो, चाहे राष्ट्रपति के इलेक्शन सिस्टम से हो। राष्ट्रपति के इलेक्शन सिस्टम में कौन कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन सारी बातों को विस्तार से समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, जिससे वही प्रश्न मिले जो आपको चाहिए, और कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और उसमें क्या नया हो सकता है जहां से प्रश्न नए तरीके से बनेंगे। लेकिन पूरे कॉन्वर्सेशन में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, हाँ एक चीज मैं और क्लियर कर दूं चलते चलते, कॉन्वर्सेशन में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो चार्ट इसका बनाएंगे, किनके इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, किनके इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, और एमएलसी के सदस्यों का भी होता है इनडायरेक्ट। इसी तरीके से जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके अध्यक्ष का भी इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, तो बाकी का डायरेक्ट होता है जनता के द्वारा। इसी तरीके से मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये भी ट्रेंड है, न्यूनतम आयु वाला सेक्शन और अधिकतम आयु वाला सेक्शन। मिनिमम एज की कैटेगरी में 35 वर्ष जो परिवार के प्रमुख हैं, जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, परमानेंट हाउस के मेंबर्स उनके लिए 30 वर्ष, जो टेम्परेरी हाउस है उनके लिए 25 वर्ष, पीएम के लिए 25, तो सीएम के लिए 25, जो हमारा लोकल एरिया है स्थानीय सुशासन का उसके लिए 21 वर्ष, लेकिन वोटर डालती जनता उसके लिए 18 वर्ष। मैक्सिमम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग 65 और 62 की सीरीज चलती है। अब इसमें कौन 65 में आते हैं, कौन 62 में आते हैं, कई ऐसे आयोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त एज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस 65, अदर इलेक्शन कमिश्नर एज हाई कोर्ट जस्टिस 62, ऐसे ही लोकसभा आयोग, ऐसे ही बाकी के जो संवैधानिक पद है तो उनको इस तरीके से हम टैली कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है समझाने को, बहुत कुछ बताने को, बस ये है कि आप जल्दी जल्दी जुड़े, इस रेगुलर क्लास में हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। तो जो मेरे पास सेक्शन है वो है आपका ज्योग्राफी सेक्शन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम यानी मॉडर्न हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल का पार्ट है, बाकी और भी जो चीजें उसके साथ जुड़ सकती हैं वो भी बताएंगे। तो उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे हिसाब से हो सकता है, एक इंट्रो क्लास उसकी हम कल देंगे, नेक्स्ट क्लास उसी की होगी। बाकी इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, ये अपना सब देखेंगे, तो उनकी भी क्लास होंगी, और इसी तरीके से फिर हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो समय ज्यादा नहीं है तो बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाएं कि जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। चावल कुकर में पका है तो उसके लिए 1-2 दाने मेरे भाई बहुत होते हैं। अगर आप वास्तव में ये समझते हैं कि चावल कैसा है और शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है, उसके लिए 2-3 बूंद कहीं से भी निकाल लें, लोटा भर के नहीं निकालना है। तो अगर आप गंभीर हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें, 599 के में इतना बहुत अमाउंट नहीं कि आप बहुत हानि होगी, तो उसमें इतना अनुभव है उसकी कोई वैल्यू, कोई उसका प्राइस नहीं, लेकिन वो एक चार्ज है जो हमारे आपको जोड़ता है, हमारे आपके बीच के संबंध को एक प्लेटफॉर्म देता है। तो भरोसा रखें उस बनाने वाले पर, उस नेचर पर भरोसा रखें, सबसे पहले आप अपने पर, थोड़ा भी अगर बच जाए तो रखें हम लोगों पर, इस टीम पर, तभी काम बढ़ेगा। और ईमानदारी से जुड़ें, ऑनेस्ट तरीके से प्रयास करें, हमको भी ईमानदारी से करने दें, और अधिक से अधिक लोगों को बताएं, उनको जिनको जरूरत है। और सब कुछ सही रहा तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यह सारा आशीर्वाद, हार्दिक शुभकामनाएं स्वर्ण भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।